अगली न्यूज जो हमारी है वो अगेन कहीं ना कहीं रशिया के यूक्रेन इन्वेजन से रिलेटेड है। वो है हमारे सोरिंग ऑयल प्राइसेस को लेकर। ये भी हमारी टीम ने इंडियन एक्सप्रेस से ही निकाला है। ठीक है, देखिए रिपोर्ट्स जो हैं उनका ये कहना है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, वो टच कर रहे हैं द मार्क ऑफ $140 पर बैरल। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है? ये रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए ही हो रहा है। ठीक है, और ये सब कुछ एक रिस्क दिखा रहा है टुवर्ड्स कॉजिंग स्टैगफ्लेशन इन इंडिया। तो देखिए कैसे दो देशों के बीच की लड़ाई इंडिया की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रही है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे कि भाई स्टैगफ्लेशन होता क्या है। तो देखिए स्टैगफ्लेशन जो है ये एक स्टैग्नेंट ग्रोथ है परसिस्टेंटली हाई इन्फ्लेशन की, और ये डिस्क्राइब करती है एक रेयर और क्यूरियस कंडीशन को हमारे इकोनॉमी की। आयन मैक्लियोड जो है एक कंजर्वेटिव पार्टी एमपी माने जाते हैं यूके के, इन्होंने ये टर्म कॉइन किया था, ये फ्रेज कॉइन किया था अपनी स्पीच के दौरान ऑन द यूके इकोनॉमी इन नवंबर 1965। टिपिकली अगर देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ये तभी होता है व्हेन एन इकोनॉमी इज बूमिंग। ठीक है, पीपल आर अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है, अगर लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे तो वो बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे गुड्स और सर्विसेज की, जिसके रिजल्ट से जो प्राइसेस है गुड्स और सर्विसेज का वो बढ़ता जाएगा। तो वहां पर इस वजह से आती है कई बार इन्फ्लेशन। हालांकि जब डिमांड कम होती है, इकोनॉमी में डोलड्रम्स हो रहे होते हैं, तो रिवर्स लॉजिक लगता है और इस टाइम भी प्राइसेस जो हैं वो स्टैग्नेट होते हैं या फिर वो इवन फॉल भी कर जाते हैं। लेकिन स्टैगफ्लेशन के अगर हम कंडीशन को समझें दोस्तों, तो ये उस प्रकार की इकोनॉमिक एक्सपीरियंस है जो कि वर्स्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स है। ठीक है, जो ग्रोथ रेट है दैट इज लार्जली स्टैग्नेंट, और ये जो स्टैग्नेशन देखा जाएगा ये देखा जाएगा विद द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है और इन्फ्लेशन का भी रोल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है और दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है और ग्रोथ कम हो जाती है। चलिए थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं। ठीक है, कैसे कोई स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन में आता है? तो देखिए सबसे पहले तो आप ये इमेज देख लीजिए। स्टैगफ्लेशन की जो सिचुएशन है इसको ये काफी अच्छे से डिफाइन करेगा। स्टैगफ्लेशन में क्या क्या चीजें होती हैं? इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, जीडीपी गिर जाता है, हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है, रिसेशन हो जाता है इन द मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और पुअर इंप्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये सारे कंपोनेंट्स हैं स्टैगफ्लेशन के। जो बेस्ट नोन केस है स्टैगफ्लेशन का वो हुआ था अर्ली एंड मिड 1970s में। अगर हम ओपेक को थोड़ा सा ध्यान में रखें तो ओपेक जो है दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, वो कार्य करता है लाइक अ कार्टेल विच डिसाइडेड टू कट द क्रूड ऑयल सप्लाई एट द टाइम ऑफ 1970s। ठीक है, इस टाइम पर जो ऑयल प्राइसेस थे वो बढ़ गए थे बहुत ज्यादा, और इतने ज्यादा कि उनमें एक हाइक आ गया था अप टू ऑलमोस्ट 70% का। ये जो सडन ऑयल प्राइस का हाइक था दोस्तों, ये न सिर्फ इन्फ्लेशन लाया था, न सिर्फ शॉक दिया था, हालांकि जो वेस्टर्न इकोनॉमीज थी, ठीक है, उनकी भी एबिलिटी कहीं ना कहीं कंस्ट्रेन हो गई थी टू प्रोड्यूस। ठीक है, और ये सारी चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ को बहुत ज्यादा हैम्पर करी थी। हाई इन्फ्लेशन और स्टॉल्ड ग्रोथ को अगर हम देखें तो वो रिजल्ट करती है सिर्फ एक चीज में, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट, और ये सारी तीनों ही चीजें मिलकर जन्म देती हैं किसे? स्टैगफ्लेशन को। तो आई होप आपको स्टैगफ्लेशन का एटलीस्ट डेफिनेटिव जो कंपोनेंट है वो समझ आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा और इसको समझेंगे, कुछ और भी पहलू हैं। पहलू ये है कि क्या इंडिया एट प्रेजेंट स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन को फेस कर रहा है? ठीक है, देखिए रीसेंट पास्ट को अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन ज्यादा प्रोमिनेंस लाता लेट 2019 में, जबकि रिटेल इन्फ्लेशन स्पाइक हो गया था ड्यू टू अनसीजनल रेन्स, जिसकी वजह से एक स्पाइक आया था फूड इन्फ्लेशन में। ठीक है, आपको याद होगा प्याज के भाव काफी बढ़ गए थे, टमाटर के भाव काफी बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा फूड इन्फ्लेशन हो गया था, चीजें हद से अधिक महंगी हो गई थी। दिसंबर 2019 को अगर हम याद करें तो काफी डिफिकल्ट टाइम था ये गवर्नमेंट के लिए भी, ये डिनाई करने को कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो विटनेस कर रही है एक सेक्युलर डेक्सिलरेशन को।
ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स को अगर देखा जाए तो जो कि जनवरी एंड में रिलीज किए गए थे वो ये दर्शाते हैं कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो डी एक्सिलरेट हुई है ओवर 8% इन 2016-17 से लेकर टू जस्ट 3.7% इन 1920। हालांकि ये आंसर इस क्वेश्चन का नहीं है, इन दिसंबर 2019 का बिल्कुल भी नहीं था। इसको अगर हम आंसर करेंगे तो बिल्कुल ही अ बिग नो होगा, ठीक है। तो अगर हम देखें एब्सोल्यूट टर्म्स में तो इंडिया की जो जीडीपी है वो अभी भी ग्रो कर रही है, इट इज स्टिल ग्रोइंग। हालांकि जो प्रोग्रेसिवली इनका रेट है वो प्रोग्रेसिवली स्लोअर रेट को दिखाता है, ठीक है। तो ग्रो कर रहे हैं बट रेट कम है। तो मुद्दा उठता है कि भाई अगर ऐसा है तो कॉज ऑफ कंसर्न क्या है अब, ठीक है। रशिया और यूक्रेन की वजह से कैसे कॉज ऑफ कंसर्न है, यहां इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो देखिए रशिया को दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री माना जाता है, ठीक है। अगर उसके ऑयल्स आउट ऑफ द मार्केट रख दिए जाएंगे बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस, ये न सिर्फ प्राइस स्पाइक को लीड करेगा बल्कि इसकी वजह से काफी ज्यादा ये कह सकते हैं दैट कि जो प्राइसेस हैं ये काफी ज्यादा लंबे समय तक बढ़े रहेंगे। हालांकि इंडिया इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में, सो इट विल बी बैडली अफेक्टेड अगर ऑयल प्राइसेस और ज्यादा हाई होते हैं जिस तरीके से हो रहे हैं लगातार, ठीक है। इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो मोर देन 84% है। कितना? मोर देन 84% जो टोटल हमारी ऑयल डिमांड है उसको अगर हम देखें, यानी अगर हमारी 100% की ऑयल डिमांड है तो उसमें से हम 84% इंपोर्ट करते हैं। एक लेवल पर अगर देखा जाए तो ये सारा सिनेरियो जो है, अगर हम आत्मनिर्भर की हम बात करें तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हालांकि बिना इन इंपोर्ट्स के जो इंडिया की इकोनॉमी है वो सडन हॉल्ट पर आ जाएगी और मेटाफोरिकली भी ये चीजें हो जाएंगी जो कि बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं कि भाई चलो ये तो हमने देख लिया, अब एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्या है इसका इंडियन इकोनॉमी पे। तो देखिए हायर इन्फ्लेशन हो रहा है, राइट, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडियंस को ऐसा फील हो रहा है कि जो उनकी परचेजिंग पावर है वो रॉब की जा रही है, ठीक है, वो कम होती जा रही है, वो खतरे में है और इसकी वजह से जो ओवरऑल डिमांड है वो भी कम हो रही है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको सरल शब्दों में कहें तो लोग पहले की तरह इनफ डिमांड नहीं कर रहे हैं जिससे कि इकोनॉमी फास्ट रेट पे ग्रो कर सके। मैंने पहले ही बताया आपको इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन जो रेट है वो प्रोग्रेसिवली काफी स्लोअर है। जो प्राइवेट कंज्यूमर्स हैं उनकी डिमांड को अगर देखा जाए तो वो बिगेस्ट ड्राइवर्स होते हैं इंडिया में ग्रोथ के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए, ठीक है। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है, जो मॉनेटरी सम है ऑफ ऑल द सोप्स, फोन्स, कार्स, रेफ्रिजरेटर, हॉलीडेज एटसेट्रा, ये सारे मिलकर जिसे हम स्पेंड करते हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी अकाउंट्स में, वो अकाउंट करते हैं लगभग 55% ऑफ द इंडियाज टोटल जीडीपी को। तो अगर प्राइसेस हायर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली इनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। और ऑलरेडी जो इंडियन इकोनॉमी है जो कि कोविड की सिचुएशन के बाद स्ट्रगल कर रही है नॉर्मल गति में आने की, उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ गुड्स और सर्विसेज ऐसी भी हैं जिनको की डिमांड किया जा रहा है डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन न्यू कैपेसिटीज, जिसकी वजह से एग्जर्बेट होगा जो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है वो, और इनकम्स और ज्यादा लोअर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो स्टैगफ्लेशन के लिए चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जीडीपी कम होती है और डिमांड कम होती है, हालांकि अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों बढ़ जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट अलग है और इस कॉन्सेप्ट बेस्ड ही आपको ये कह सकते हो कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.